नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस खास सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से की मुलाकात। भारत चीन सीमा विवाद पर होने वाली विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले हुई मुलाकात। सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के उपायों पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन। देश की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की रणनीति पर चर्चा। स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज। हाई कोर्ट ने कहा, व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं, यूनिफॉर्म तय करना स्कूल का अधिकार। रक्षा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम। डीआरडीओ ने मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारतीय उद्योगों को सौंपने की मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम। डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहचान बना यूपीआई। 10 साल में डिजिटल भुगतान में देश ही नहीं वैश्विक मंच पर भी बढ़ा दबदबा। लेन देन में करीब 13,000 गुना बढ़ोतरी। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपने अनुभव साझा करने की अपील की। 25 अगस्त 2016 से शुरू हुई भारत की डिजिटल भुगतान में क्रांतिकारी यूपीआई के 10 साल पूरे हो गए हैं। यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ और वित्तीय समावेशन का अहम चालक बनकर उभरा है। यूपीआई के 1 दशक से अधिक के संचालन में असाधारण विस्तार और गति रही है। यूपीआई पर वार्षिक लेन देन की संख्या बीते 1 दशक में करीब 13,000 गुना बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेन देन हुए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में यह आंकड़ा 1.78 करोड़ था। भारत का यूपीआई अब सिर्फ डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट का जरिया नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। यूपीआई सीमा पार डिजिटल भुगतान के वैश्विक मंच के रूप में उभर कर सामने आया है और अभी यह संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव सहित 11 देशों में संचालित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 25 अगस्त 2016 को यूपीआई लॉन्च किया था। 1 दशक में यूपीआई देश की डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया और छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी लेन देन तक इसका व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के 1 दशक पूरा होने पर इसे भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में बड़ा बदलाव लाने का माध्यम करार दिया और कहा कि इसका व्यापक स्तर एवं पहुंच हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 1 दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी। यूपीआई भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। यूपीआई के व्यापक पैमाने और पहुंच पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव और इसके उनके जीवन पर पड़े प्रभाव को साझा करने को भी कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ तथा चाक चौबंद बनाने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन,
और निर्देशों के तहत वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में देश भर से करीब 850 अधिकारी हाइब्रिड फॉर्मेट में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, गृह सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, CAPFs और CPOs के प्रमुख दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक, युवा पुलिस अधिकारी और विशेषज्ञ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। सम्मेलन के पहले दिन जहां पारंपरिक और आंतरिक सुरक्षा के कई अहम मुद्दों पर गहन मंथन हुआ, वहीं आज सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन के सत्रों में पूरी तरह से उभरती हुई आधुनिक तकनीकों, नए सुरक्षा खतरों और उनके रणनीतिक समाधानों पर मुख्य फोकस रखा गया। आज के सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के उन नए और जटिल आयामों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है जो डिजिटल और तकनीकी युग में देश के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। इसमें प्रमुख है सब एरियल सिस्टम, हवा से हमले की प्रणालियों से जुड़े खतरों और उनसे निपटने के उपायों, ब्लू इकोनॉमी को सुरक्षित करने, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके असर और बायो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की ज़रूरत। इससे पहले सम्मेलन के पहले दिन आतंकवाद, कट्टरपंथ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण, अवैध प्रवासियों की पहचान और वापसी, साइबर क्राइम तथा पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर जैसी चुनौतियों पर चर्चा हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में DRDO की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की टेक्नोलॉजी को भारतीय रक्षा उद्योग को स्वदेश ही उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। टेक्नोलॉजी का ये हस्तांतरण घरेलू उद्योगों को निर्धारित योग्यताओं, प्रमाणन और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार स्वदेशी उत्पादन में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस प्रावधान से मिसाइल प्रणाली के विकास को औद्योगिक उत्पादन में सफलतापूर्वक परिवर्तन करना संभव होगा। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता में बढ़ोतरी करना, आयात पर निर्भरता घटाना और गुणवत्ता उपयोगिता बढ़ाने के लिए घरेलू स्तर पर सुधार या बदलाव को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात की। ये बैठक भारत चीन सीमा विवाद पर होने वाली विशेष प्रतिनिधि वार्ता के 25वें दौर से पहले हुई। दोनों नेताओं ने सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की। साथ ही आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के कई प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने पर चर्चा की है। पीयूष गोयल ने बताया कि जापानी कंपनियों के लिए सेमीकंडक्टर, AI, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े अवसर मौजूद हैं। बैठक में मौजूद मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप, डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान, नोमुरा और निप्पॉन लाइफ के भारत में निवेश की रुचि भी दिखाई है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सिर्फ पूंजी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग वाली लंबी अवधि की साझेदारी चाहता है। उन्होंने कहा कि यह बातचीत अगले दशक में भारत में 10 लाख करोड़ येन का जापानी निजी निवेश जुटाने के लक्ष्य के लिहाज से काफ़ी अहम है। बैठकों में पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पिछले साल 7.7% बढ़ी और देश 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान दौरे पर हैं। वे 27 अगस्त तक वहां रहेंगे।
भारत और कंबोडिया के बीच तीसरे संयुक्त कार्य समूह की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कंबोडिया के नोम पेन्ह में व्यापार और निवेश को लेकर इस बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने और उनमें बढ़ोतरी को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित वर्मा और कंबोडिया के वाणिज्य मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महानिदेशक लॉन्ग केम विचेत ने की। वाणिज्य विभाग ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों, निवेश को बढ़ावा देने, बाजार तक पहुंच और फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल भुगतान, पारंपरिक चिकित्सा और कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की। साथ ही बताया कि 2025-26 में भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 406.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें साल दर साल 36% से अधिक की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज नियुक्तियों के मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दौर पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया की एक ऐसी परिपाटी थी जिसमें विज्ञापन निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी और पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उस दौर में नौजवान नौकरी के लिए भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और आखिरकार भर्ती से जुड़े मामलों में न्यायालय का स्टे लगाना पड़ता था। सीएम योगी ने कहा कि इसका सीधा नुकसान प्रदेश के युवाओं को हुआ। उनका समय और उम्र दोनों खराब हुए और समाज में ये धारणा बनने लगी कि नौकरी ना मिलने की वजह से युवा किसी लायक नहीं है। सीएम योगी ने दावा किया कि अब एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया से कृषि विभाग के लिए नव चयनित प्राविधिक सहायकों समेत मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र का वितरण करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9.5 वर्षों में उनकी सरकार ने 9,30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। आइए सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस दौरान राज्य में बाढ़ से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग की जल्द बहाली और राजमार्गों को बाढ़ रोधी बनाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में जोरहाट में बार बार आने वाली फ्लैश फ्लड की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राजमार्ग ढांचे के पुनर्संरचना पर भी विचार हुआ। इसके अलावा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, गुवाहाटी रिंग रोड समेत कई प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? आरबीआई के सचेत पोर्टल पर। क्या? हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। आरबीआई कहता है, सचेत रहें, सुरक्षित रहें।
सोना उठना यूपीआई यूपीआई खाना पीना यूपीआई हंसना गाना यूपीआई रूठना मनाना यूपीआई बैठे बैठे खड़े खड़े बिना हिले यूं ही बड़े बड़े इंडिया कर लेता यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि विद्यालयों में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म छात्रों के बीच अनुशासन, समानता, संस्थागत पहचान और धर्मनिरपेक्ष माहौल को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह नियम सभी धर्मों के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होता है। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी प्रयागराज के एक स्कूल की कक्षा 11 की छात्रा की याचिका को खारिज करते हुए की है। गौरतलब है कि छात्रा ने इसी स्कूल से हाई स्कूल पास किया था और कक्षा 11 में प्रवेश लेते समय ड्रेस कोड के साथ अतिरिक्त रूप से स्कार्फ यानी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। उसका तर्क था कि वह कक्षा 6 से ऐसा करती आ रही है और इसके समर्थन में उसने पुराने पहचान पत्र व ग्रुप फोटो भी पेश किए थे। पीठ ने मामले से जुड़ी विभिन्न कक्षाओं की तस्वीरें देखने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता को छोड़कर किसी भी अन्य छात्रा ने हिजाब नहीं पहना है। यहाँ तक कि उसी समुदाय की अन्य छात्राओं ने भी इसका पालन नहीं किया है। अदालत ने साफ किया कि उच्च न्यायालयों का यह एक मत रहा है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसके ना पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ती। याचिका में इसे अनिवार्य धार्मिक प्रथा बताना मात्र एक दावा है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि शिक्षण संस्थाओं में ड्रेस कोड का उद्देश्य सभी बच्चों में समानता की भावना पैदा करना और एक धर्मनिरपेक्ष माहौल सुनिश्चित करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब को लेकर दिए फैसले के बाद बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी को भी हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक विवाद या तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं के अपने नियम, अनुशासन और ड्रेस कोड होते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्थाओं के नियमों का सम्मान होना चाहिए और इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने से सभी को बचना चाहिए। हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक बवाल और सांप्रदायिक अजाब किसी को भी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो संस्थान हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं, उनकी अपनी जो है वो अनुशासन होता है, उनके अपनी जो है व्यवस्थाएं होती हैं और उस ड्रेस कोड का, उस अनुशासन का, उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। और इसी बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है और यही बात जो है वो इससे पहले भी कई न्यायालय कह चुके हैं, कई व्यवस्थाएं कह चुकी हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के किसी तरह का भी सांप्रदायिक संक्रमण किसी को पैदा नहीं करना चाहिए। देश भर में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक बनाने और मजबूत करने के लिए शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना PMFME के तहत आज नई दिल्ली में कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ। PMFME यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के इस कॉन्क्लेव में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए और योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में 500 से ज्यादा हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के साथ वित्त, तकनीक और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा हुई। PMFME की योजना हमारे लिए महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।
ये वो योजना है जो सही मायनों में धरातल पर यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करने का काम करती है। इसके माध्यम से भले आपका उत्पादन छोटा हो पर उसको कैसे आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग कर आप उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक आप लेकर जा सकते हैं। और जो सक्सेस स्टोरीज़ कल हम लोगों ने एक कॉफ़ी टेबल बुक भी हम लोगों ने लॉन्च की, स्वाद से समृद्धि तक। भारत में स्वाद की कमी नहीं है, बट ये कैसे हम लोग धीरे धीरे समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, ये वो जर्नी को दर्शाता है। जो लक्ष्य था हम लोग का इस योजना के तहत 2 लाख बेनिफिशरीज क्रिएट करना, वो लक्ष्य हम लोगों ने पूरा किया। स्वाइन फ्लू यानी H1N1 पर दिल्ली सरकार ने अहम बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ दिल्ली, MCD और सभी संबंधित विभागों के लोग शामिल हुए। इस दौरान पंकज सिंह ने बताया कि अब तक कई मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, हमारी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य विभाग हर चीज के लिए तैयार बैठा है। कहीं कोई समस्या का विषय नहीं है। पेशेंट आए हैं, उनका इलाज हुआ, इलाज होकर अच्छे से वो जा रहे हैं। H1N1 2300 है और पूरे इन्फ्लुएंजा मिला के 3000 पेशेंट है, लेकिन वो आए हैं और अच्छे से उनका इलाज होकर गया। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब चीज कंट्रोल में है, कहीं कोई मिसहैपनिंग नहीं है। स्वच्छ भारत, ग्रीन, NDMC और विकसित भारत के संकल्प के साथ आज NDMC अध्यक्ष और वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को जैविक खाद वितरित की और NDMC क्षेत्र में बनाई गई खाद से लदे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर NDMC में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के सलाहकार राजीव कुमार जैन भी मौजूद रहे। DD न्यूज़ संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत में NDMC चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि जो राह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें दिखाई है, हमें उसे अपने जीवन में स्वीकारना है। उन्होंने केमिकल्स के इस्तेमाल न करने और जैविक खाद अपनाने की बात पर बल दिया। NDMC ने आज अपने कर्मचारियों को खाद वितरित की। क्यों खाद वितरित की गई, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NDMC के चेयरपर्सन मनोज कुमार द्विवेदी जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक राह दिखाई है कि हमें ज़ीरो वेस्ट और ज़ीरो केमिकल्स, फुली ऑर्गेनिक जैविक एक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। इसी को आगे ले जाते हुए आज एक मुहिम की शक्ल में हमने एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसकी शुरुआत आज की गई। इसमें सबसे पहले तो हमने अपने ही एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए उनको जैविक खाद दी और कहा कि इस्तेमाल आप करें, और इसके बाद प्रण लें कि आप कोई केमिकल खाद या ये सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हम RWS के साथ भी कनेक्ट करेंगे। RWS की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर भी हम उनको यही बोलेंगे कि आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें। आज हमने अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि NDMC में हम बहुत सारे पार्क्स और रोटरीज और ये सब मेंटेन करते हैं, वहाँ भी हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट मुंबई और टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ने CII-sports.com कॉन्क्लेव 2026 में स्पोर्ट्स रिटेल पर नई पुस्तक लॉन्च की है। पुस्तक का विमोचन कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी की मौजूदगी में हुआ। पुस्तक के लेखक टोटल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक नितिन L शाह हैं। पुस्तक में भारत के स्पोर्ट्स रिटेल और स्पोर्ट्स गुड्स इकोसिस्टम तथा संगठित रिटेल की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की गई। नितिन शाह ने कहा कि खेलों में बढ़ती भागीदारी से स्पोर्ट्स रिटेल क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और क्रिकेट जैसे खेलों की लोकप्रियता से खेल उपकरणों की मांग बढ़ गई है। ओवरऑल स्पोर्ट्स एक ऐसी कैटेगरी है जो इतनी बढ़ेगी आगे जा कर के, वो मुझे आज यहाँ पर आके पता चला। तो हम प्रिडोमिनेंटली मल्टी स्पोर्ट मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी है और हमारे करंटली 23 स्टोर्स हैं, प्लस हमारा B2B डिवीज़न है, प्लस ई-कॉमर्स है। इसी खबर के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे मेरी सहयोगी दीपाली, हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।